हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। यहाँ पे अपन कुछ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन जो है वो वन लाइनर है एंड इजी क्वेश्चन है जो कि सीएचओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे है। द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन 28 ईयर ओल्ड एडल्ट। क्या पूछा गया है? 28 ईयर एडल्ट जो है उसका नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा। तो नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का पता होना चाहिए कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की अपन जब बात करें तो जब जो हार्ट है वो पंप करेगा ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो आर्टरीज है उनमें मैक्सिमम फोर्स लगता है और मैक्सिमम फोर्स की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसको अपन बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और रिलैक्सेशन की कंडीशन में जो प्रेशर रहता है वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि 28 ईयर ओल्ड एडल्ट है तो उसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 80 to 120। जहाँ अपन कंसिडर कर रहे हैं 80 जो होगा वो क्या होगा, डायस्टोलिक होगा एंड 120 इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन कहाँ जाएंगे, ऑप्शन डी के पास जाएंगे। ऑप्शन डी जो होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि यहाँ पे बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं जैसे कि 140 एंड 160, तो 140 जो है वो किसको डिनोट कर देगा, यहाँ पे हाइपरटेंशन फर्स्ट स्टेज को कर देगा। यानी कि 139 तक अपन प्री हाइपरटेंशन बोलेंगे बट 140 जहाँ जा रहा है तो अपन उसको क्या बोल देंगे, फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन में चला गया है। 160 जो है तो वो सेकेंड स्टेज हाइपरटेंशन को डिनोट करते हैं। बात करें जब 100 की तो 100 जो है वो हाइपोटेंशन को डिनोट करेगा यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 28 ईयर ओल्ड एडल्ट में 120 mm ऑफ HC। ऑप्शन डी इज हियर करेक्ट। नेक्स्ट अपन मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिलिरुबिन इज फॉर्म फ्रॉम। बिलिरुबिन जो होता है वो किससे फॉर्म किया जाता है यानी मेडअप होता है। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए है हीम, ऑप्शन बी इज ट्रांसफेरिन, ऑप्शन सी इज ग्लोबिल एंड ऑप्शन डी इज गैस्ट्रोफेरिटिन। तो यहाँ पे जो बिलिरुबिन है वो डिराइव्ड कहाँ से होता है, वो डिराइव्ड होता है हीम से। हीमोग्लोबिन जो एक पार्ट होता है उसमें हीम और ग्लोबुलिन दो पार्ट होते हैं। हीम से क्या डिराइव्ड किया जाता है, बिलिरुबिन, और ग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। यहाँ पे पूछा गया है तो बिलिरुबिन है वो कहाँ से डिराइव्ड होता है या फिर फॉर्म होता है, तो वो होता है हीम जो है वहाँ से फॉर्म किया जाता है। अब अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बिलिरुबिन के बारे में। तो जो बिलिरुबिन जो होता है वो दो तरह का वर्णक यहाँ पे बनाएगा, कॉन्जुगेटेड हो सकता है या फिर अनकॉन्जुगेटेड हो सकता है। कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड में डिफरेंस की अपन बात करें तो जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा वो क्या होगा, सोल्यूबल होगा, किसमें, वाटर के साथ में सोल्यूबल होगा। और सोल्यूबिलिटी की वजह से क्या होगा, ये जो बॉडी है उससे इजीली एक्सक्रीट हो जाएगा। बट जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा वो अनसोल्यूबल होगा और अनसोल्यूबिलिटी की वजह से ये एक्सक्रीट नहीं होगा और बॉडी जो टिश्यूज है जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, जॉन्डिस की कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो बिलिरुबिन फॉर्म कहाँ से होता है, फर्स्ट क्वेश्चन ये था, वो था हिम से। अपन ने बात कर ली कॉन्जुगेटेड एंड कॉन्जुगेटेड। अब अपन बात करेंगे इसके नॉर्मल रेंज के बारे में। तो नॉर्मल रेंज कितनी होती है, बात करें अपन टोटल बिलिरुबिन लेवल की, तो टोटल बिलिरुबिन लेवल जो होता है वो कितना होता है अपनी बॉडी में, वो होता है 0.2 to 1.2 mg पर DL। मेजरमेंट यूनिट क्या होती है, mg पर DL इसकी मेजरमेंट यूनिट होती है और कितना होता है 0.2 to 1.2 mg पर DL होता है। इसमें जो डायरेक्ट बिलिरुबिन यानी कि जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा वो कितना होगा, वो होगा 0.3 mg अप टू 0.3 mg पर DL जो होगा वो होगा डायरेक्ट। बाकी जो रिमेनिंग है वो क्या होगा, इनडायरेक्ट या फिर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है, तो ये बिलिरुबिन के बारे में था। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। नॉर्मल ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कितना होता है। ऑप्शन क्या है, मोर देन 200 mg पर डेल, बी इज लेस देन 200 mg पर डेल, सी इज
1000 to 1500 mg per dl. ऑप्शन डी इज द 500 to 1000 mg पर dl. तो जो नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल की अपन बात करें तो वो कितना होना चाहिए, लेस देन 200 mg पर dl, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए, लेस देन 200 mg पर dl। एक यूनिट और भी है इसकी मेजरमेंट की mg पर dl में न होके वो होता है मिलीमोल पर लीटर। उसमें अपन बात करें तो अप टू 5 मिलीमोल पर लीटर तक अपन कंसिडर करते हैं नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल। ओके, और उसके बाद में इसको कैटेगराइज्ड किया गया है अलग अलग कैटेगरी में, माइल्ड एलिवेटेड, मॉडरेट एंड सीवियरली एलिवेटेड। माइल्ड की अपन बात करें तो अगर माइल्ड एलिवेशन जहाँ होगा वो वहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 5 to 6.4 मोल पर लीटर होगा, तो उसको अपन बोलेंगे माइल्ड कंडीशन है। माइल्डली जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बॉडी में इंक्रीज हुआ है। अगर रेंज जो है वो 6.5 to 7.8 के बिटवीन आ रही है तो उसका मतलब क्या होगा कि मॉडरेटली कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, मोर देन 7.8 होगी तो वो क्या करेगा, वेरी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है या सीवियरली एलिवेटेड लेवल है किसका, कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में। ठीक है, तो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए, लेस देन 200 mg पर dl। यही अपना क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपन मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लड प्रेशर इज मेजर बाय, ब्लड प्रेशर है वो मेज़र किसके थ्रू किया जाता है, तो आप सभी जानते हो जो ब्लड मेजरमेंट है वो किसके थ्रू करते हैं अपन, स्पिंगोमेनोमीटर के थ्रू, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी सारे ऑप्शन में क्या है, नैनोमीटर है, बैरोमीटर और कैलोरीमीटर है। तो जो कैलोरीमीटर है उससे अपन कैलोरीज का मेजरमेंट करेंगे। बैरोमीटर जो होता है उसके थ्रू अपन क्या करते हैं, जो डिवाइस होती है बैरोमीटर उसके थ्रू अपन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका मेजरमेंट करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेजरमेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। नैनोमीटर जो होता है वो एक मेजरमेंट यूनिट होती है जिसको अपन NM के थ्रू डिनोट करते हैं, जिसका जो मेजरमेंट होता है 10⁻⁹ जो होता है वो मेजरमेंट होता है। तो ये एक मेजरमेंट यूनिट है, न कि एक डिवाइस है। ठीक है, तो BP इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या होता है, स्पिंगोमेनोमीटर। नेक्स्ट है द आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू हेड एंड नेक। क्या पूछा गया है, वो आर्टरी कौन सी है जो ब्लड सप्लाई करती है हेड और नेक को। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए जो है वो है कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन बी इज कोरोनरी, ऑप्शन सी इज मेसेंट्रिक एंड ऑप्शन डी इज इंटरकोस्टल आर्टरी। तो जो हेड एंड नेक है उसको सप्लाई करने वाली आर्टरी जो होगी वो कौन सी होगी, कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी है वो हेड एंड नेक को सप्लाई करती है, जो कि फील्ड क्या कहाँ की जाती है, लेटरली नेक की साइड में जो है वो फील्ड की जाती है। इमेज अभी नोट सेट में इमेज देख के पूछा गया था जो कैरोटिड आर्टरी है उसके बारे में। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी, तो ये हार्ट को सप्लाई करेगी। मेसेंट्रिक आर्टरी जो रिलेटेड टू द GI सिस्टम है। नेक्स्ट है इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरकोस्टल आर्टरी किसको सप्लाई करती है, इंटरकोस्टल आर्टरी जो डायफ्राम मसल्स है उनको सप्लाई करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बेरो रिसेप्टर और प्रेसो रिसेप्टर आर लोकेटेड एट। बेरो रिसेप्टर एंड प्रेसो रिसेप्टर जो होते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। ऑप्शन क्या है, ए वॉल ऑफ द एयोटिक आर्टरी, ऑप्शन बी इज द कैरोटिड साइनस, ऑप्शन सी इज वेना केवा एंड राइट एट्रियम एंड ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी। तो बेरो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, तो बेरो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो लोकेटेड रहते हैं जो वॉल है अयोटा की, जो वॉल है स्पेशली जो एरोटिक आर्च होता है वहाँ पे, और जो कैरोटिड साइनस है वहाँ पे दोनों ही जगह क्या आप मिलेंगे आपको, बेरो रिसेप्टर या प्रेसो रिसेप्टर। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो BP है यानी कि जो ब्लड प्रेशर है उसमें चेंजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे ही ब्लड प्रेशर में चेंज होगा ये जो ब्रेन है उसको मैसेज दे देंगे। पर बेरो रिसेप्टर एंड प्रेसो रिसेप्टर क्या होते हैं, वो रिसेप्टार्स होते हैं जो कि जो ब्लड प्रेशर है उसमें चेंजमेंट को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक रिसेप्टर और जो देखने को मिलते हैं यहाँ पे वो होते हैं कीमो रिसेप्टर। क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर, वो क्या कार्य करते हैं, कीमो रिसेप्टर जो होते हैं वो
जो चेंज होता है पीएच में, जो ब्लड पीएच होती है उसमें चेंज होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एंड CO2 के कंसंट्रेशन में चेंज होगा तो उसको डिनोट कौन करेगा, कीमो रिसेप्टर्स। तो ये भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंस क्या है बेरो एंड कीमो रिसेप्टर में। तो ये बेरो रिसेप्टर स्पेशली जो ब्लड प्रेशर है उसमें चेंजमेंट को डिटेक्ट करेंगे, बट जो कीमो रिसेप्टर होंगे वो पीएच यानी कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एंड CO2 के कंसंट्रेशन के अल्ट्रेशन को डिनोट करेंगे। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हो, अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ेगा तो वो किसको कोज करेगा, एल्किसिलोसिस की कंडीशन को कोज करेगा। बट जो CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो बॉडी में एसिडोसिस की कंडीशन अराइज होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा, बिकॉज जो बेरो रिसेप्टर है वो एरोटिक आर्च पे और कैरोटिड साइनस पे दोनों ही जगह प्रेजेंट होते हैं। एरोटिड आर्च जो होती है वो क्या होती है, जो अरोटा होती है उसको अपन ने डिवाइड किया है। जो अपर जो पार्ट होगा इसका, जो कर्व पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा वो होगा आर्च ऑफ एयोटा। जो डिसेंडिंग होगा ये डिसेंडिंग एयोटा है, जो ऊपर जाएगा वो होगा असेंडिंग एयोटा। ठीक है, तो आर्च ऑफ एयोटा में प्रेशर रिसेप्टर होते हैं, साथ ही कैरोटिड साइनस जो होते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, द स्मॉलेस्ट वेन कॉल्ड, स्मॉलेस्ट वेन जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं। ऑप्शन क्या है, ए कैपिलरी, ऑप्शन बी वेन्यूल्स, ऑप्शन सी वेना केवा एंड ऑप्शन डी इज द साइनसेस। तो जो स्मॉलेस्ट वेन जो होती है वो क्या होती है, वेन्यूल्स होते हैं। स्मॉलेस्ट वेन जो होती है वो होती है वेन्यूल्स। जो कैपिलरीज है वो होती है स्मॉलेस्ट वेसल्स। स्मॉलेस्ट वेसल्स जो होती हैं वो कैपिलरीज होती हैं और स्मॉलेस्ट वेन जो होती है वो वेन्यूल्स होती है। और वेन्यूल्स जो है वो जाके वेन को ब्लड देंगे, वेन जहाँ कलेक्ट होगी वहाँ पे वेना केवा बनाएंगे। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट वेन जो होती है वो वेन्यूल्स होती है। बट बात करें स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स की तो ब्लड वेसल्स क्या होगी, कैपिलरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी क्या होती है, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए अयोटा, ऑप्शन बी सबक्लेवियन आर्टरी, ऑप्शन सी कैरोटिड आर्टरी एंड ऑप्शन डी इज पल्मोनरी आर्टरी। तो लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है वो होती है अयोटा। अयोटा जो होती है वो लार्जेस्ट आर्टरी होती है ह्यूमन बॉडी की। तो ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। बात करें अपन इसके साथ वेन्स की भी, कि लार्जेस्ट वेन जो होगी वो कौन सी होगी। तो पूछा जाए कि लार्जेस्ट वेन कौन सी होगी तो वो क्या होगी आपकी इन्फीरियर वेना केवा जो होगी वो लार्जेस्ट वेन होगी। बट अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट वेन कौन सी होगी तो लॉन्गेस्ट वेन जो होगी होती है ग्रेट सिफिनस वेन। जो ग्रेट सिफिनस वेन होगी वो लॉन्गेस्ट वेन होगी। बट लार्जेस्ट कौन सी होगी, इन्फीरियर वेना केवा। डिफरेंस याद रखना, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है। ठीक है, ये था लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट के बारे में। नेक्स्ट क्या है, द ब्लड वेसल्स विच सप्लाई टू द हार्ट। हार्ट को जो ब्लड वेसल सप्लाई करती है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए पल्मोनरी, ऑप्शन बी कार्डियक, ऑप्शन सी कोरोनरी एंड ऑप्शन डी रीनल। तो जो हार्ट है उसको सप्लाई कौन करता है, कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। जो कोरोनरी आर्टरी है वो भी डिवाइडेड रहती है टू पार्ट्स में, राइट एंड लेफ्ट वन। और राइट एंड लेफ्ट वन फर्दर डिवाइड होती हैं टू पार्ट में और सप्लाई करती हैं हार्ट की होल सरफेस को। किस प्रकार से, तो जो सबसे पहले जो लेफ्ट वन है, लेफ्ट जो कोरोनरी है वो डिवाइड होगी दो पार्ट में। दो पार्ट कौन से होंगे इसके, फर्स्ट होगा सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस होगा। सेकंड जो होगा वो होगा एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच ऑफ द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। सेकंड वन जो होगा वो होगा एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। ठीक है, तो जो इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच होगी वो किसको सप्लाई कर देगी, जो इंटीरियर वाल होगी, जैसा कि इसका नाम बता रहा है इंटीरियर वाल होगी जो वेंट्रिकल्स की, उसको सप्लाई कर देगी। और जो सर्कमफेरेंस आर्टरी है वो सप्लाई कर देगी जो लेफ्ट एट्रियम है, क्योंकि ये लेफ्ट कोरोनरी है तो जो लेफ्ट एट्रियम है उसकी वॉल को ये सप्लाई कर देगी। ठीक है, तो लेफ्ट वॉल जो है वो सप्लाई किसके थ्रू होगी, सर्कमफेरेंस के थ्रू।
और एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर के थ्रू कौन सी सप्लाई रहेगी, वो सप्लाई कर देगी जो एंटीरियर वाल होगी दोनों वेंट्रिकल्स की, उनको सप्लाई कर देगी। बात करें जब राइट कोरोनरी है तो वो भी डिवाइड रहती है दो रीजन में। फर्स्ट वन जो होता है वो राइट मार्जिनल होगी, तो वो किसको सप्लाई करेगी, राइट वेंट्रिकल को। यहाँ पे सर्कमफ्रेंस थी जो कि लेफ्ट एट्रियम को सप्लाई कर रही थी, साथ में वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगी। यहाँ पे जो होगी वो होगी राइट मार्जिनल जो सप्लाई कर देगी राइट वेंट्रिकल को। अब बचा क्या है, पोस्टीरियर सरफेस बची है वेंट्रिकल्स की, तो पोस्टीरियर सरफेस के लिए क्या होगी, पोस्टीरियर एंटर वेंट्रिकुलर, वो पोस्टीरियर वॉल को सप्लाई कर देगी वेंट्रिकल्स के। एंटीरियर को इंटर वेंट्रिकुलर करेगी और पोस्टीरियर को पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर करेगी। तो इस प्रकार से जो कोरोनरी आर्टरी है वो सप्लाइड रहती है पूरे हार्ट में। नेक्स्ट क्या है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन एज। पोस्चुरल हाइपोटेंशन है वो क्या होता है, तो पोस्चुरल हाइपोटेंशन जो होता है वो क्या होता है, एक कंडीशन होती है जब भी कोई बंदा सिटिंग पोजीशन में जाता है, कहाँ से, सुपाइन पोजीशन से। सुपाइन पोजीशन से अगर सिटिंग पोजीशन में जाता है या फिर सुपाइन पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में जाता है तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो चेंज होता है। चेंज क्या होता है, वो फॉल होता है, क्योंकि जैसा कि नाम सजेस्ट करा हाइपोटेंशन, यानी जो ब्लड प्रेशर है उस वो फॉल होता है और उस कंडीशन को बोलते हैं पोस्चुरल हाइपोटेंशन। क्योंकि चेंज कब देखने को मिलेगा, पोजीशन चेंज हो रही है उस कंडीशन में, तो ये हो गया पोस्चुरल हाइपोटेंशन। बट चेंज कितना होता है, तो चेंज जो होगा वो कितना होगा, एटलीस्ट 20 mm ऑफ Hg जो है वो तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में चेंज देखने को मिलेगा, और एटलीस्ट 10 mm ऑफ Hg है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में चेंज देखने को मिलेगा। तभी अपन उसको क्या बोलेंगे, पोस्चुरल हाइपोटेंशन। बात करें अगर इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन ये बोलती है कि जब भी कोई सिटिंग पोजीशन लेता है, कहाँ से, सुपाइन पोजीशन से या फिर स्टैंडिंग पोजीशन ले रहा है, उस कंडीशन में अगर ब्लड प्रेशर चेंज होता है या फिर फॉल डाउन होता है, उस कंडीशन को अपन पोस्चुरल हाइपोटेंशन बोलते हैं। चेंज कितना होना चाहिए, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 20 एटलीस्ट 20 mm होना चाहिए फॉल, और जो डायस्टोलिक है वो 10 mm। साथ में ये भी ध्यान में रखना होता है कितनी देर में, तो विदिन 1 to 3 मिनट में ये चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा पोस्चर चेंज पे, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शंस जो है वो कौन सा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन जो है वो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए जो है वो ड्रॉप इन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 10 mm ऑफ Hg व्हेन द पेशेंट चेंज पोजीशन फ्रॉम द सिटिंग पोजीशन से पोजीशन चेंज कर रहा है और प्रेशर चेंज हो रहा है, तो नहीं, लेस देन 10 यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएगा। ड्रॉप इन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 10 mm ऑफ Hg व्हेन द पेशेंट चेंज पोजीशन फ्रॉम लाइंग टू सिटिंग। ऑप्शन सी क्या है, ड्रॉप इन द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 10 mm ऑफ Hg व्हेन द पेशेंट चेंज इन द पोजीशन फ्रॉम लाइंग टू सिटिंग। ऑप्शन डी क्या है, ड्रॉप इन द डायस्टोलिक प्रेशर ग्रेटर देन 10 mm ऑफ Hg व्हेन द पेशेंट चेंज पोजीशन फ्रॉम लाइंग टू सिटिंग। यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि अपन ने बात कर ली है कि डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो एटलीस्ट 10 और मोर देन 10 mm ऑफ Hg यहाँ पे चेंज होना चाहिए। बाकी सारे ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो लेस देन 10 है, नहीं, सिस्टोलिक प्रेशर कितना चेंज होना चाहिए, 20 mm ऑफ Hg, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है ड्रॉप इन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 10 mm ऑफ Hg, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। ड्रॉप इन द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 10 mm ऑफ Hg, नहीं, ग्रेटर देन 10 mm ऑफ Hg, तो ऑप्शन डी जो है वही यहाँ पे करेक्ट, जो पोस्चुरल हाइपोटेंशन की कंडीशन को डिनोट कर रहा है कि जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसमें एटलीस्ट 10 mm ऑफ Hg और ग्रेटर देन चेंज होगा, तो उसी कंडीशन को अपन पोस्चुरल हाइपोटेंशन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। A patient receive an antihypertensive medicine, complain a postural hypotension. This is an example of, क्या बोल रहा है कि एक पेशेंट है वो क्या ले रहा है, वो ले रहा है एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन और उसकी वजह से क्या हो रहा है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो रहा है, तो वो एक कंडीशन है, उसको क्या बोलते हैं, तो वो क्या है, क्या वो एक साइड इफेक्ट है, क्या वो एक टॉक्सिक इफेक्ट है, या फिर वो एक एलर्जिक इफेक्ट है, या फिर आइडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट है।
तो जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन है और वो कंप्लेन कर रहा है पोस्चुरल हाइपोटेंशन की, तो वो क्या होगा, यहाँ पे एक साइड इफ़ेक्ट होगा। साइड इफ़ेक्ट होता है जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन जैसे बीटा ब्लॉकर्स कोई ले रहा है तो उसमें पोस्चुरल हाइपोटेंशन की कंडीशन देखने को मिलेगी, तो वो क्या होगा, एक साइड इफ़ेक्ट होता है उस मेडिकेशन के रिगार्डिंग। तो ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द pH ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन, वेर इज द क्वेश्चन, pH कितनी होती है ह्यूमन ब्लड की, तो वो होती है 7.35 टू 7.45। लेस देन 7.35 है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एसिडोसिस की कंडीशन यहाँ पे है, और मोर देन 7.45 होगी तो वहाँ पे एल्किलोसिस की कंडीशन होगी। ठीक है, तो ये था ब्लड pH के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्या है, द नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल, तो अपन ने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया है कि जो सीरम बिलिरुबिन लेवल है वो कितना होता है, 0.2 टू 1.2 mg पर DL। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। नॉर्मल जो सीरम बिलिरुबिन लेवल है वो कितना होता है, 0.12 या फिर 0.2 टू 1.2 mg पर DL। बाकी सारी रेंज जो होगी वो हाइपर बिलिरुबिनिया को कंडीशन को डिनोट यहाँ पे कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो बिलिरुबिन लेवल है वो एलिवेटेड है। तो ये थे अपने क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।